दोस्तों, हफ्ते भर में जिस तरह से देश के 2.25 करोड़ से ज़्यादा युवाओं ने एक नई पार्टी, बेरोजगार पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, इसको समर्थन दिया है, उसने सरकार की चूलें हिला दी है। और इस पूरे प्रोटेस्ट को, मूवमेंट को जेन जी मूवमेंट कहा जा रहा है, यानी युवा पीढ़ी का मूवमेंट कहा जा रहा है। और अंदर से खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक की नींद उड़ी हुई है आजकल। इस बीच न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक मोदी सरकार सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। और उधर सीजेपी के संस्थापक फाउंडर्स में से एक अभिजीत दीपके का कहना है कि जब से उन्होंने पेपर लीक मामले में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, तब से उनको धमकियां मिल रही हैं, उनकी वेबसाइट को हैक किया जा रहा है, उनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक किया जा रहा है या विदहेल्ड करने की कार्रवाई हो रही है। सुनिए आप अभिजीत दीपके का सबसे ताज़ा बयान जो उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट पर डाला है। कुछ जगहों पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कुछ लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं, वी हैव नॉट गिवन एनी सच कॉल, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेस्ट राइट नाउ, एंड वॉट एवर वी विल डू, वी विल प्लान फॉर इट एंड वी विल डू इट वेरी केयरफुली एंड बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। तो मेरी सारी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। अब अभिजीत दीपके अपने पर्सनल एक्स अकाउंट पर लिखते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन डाउन आवर आइकॉनिक वेबसाइट, हमारी वेबसाइट को उन्होंने हटा दिया है। और आगे वो लिखते हैं कि वाई इज गवर्नमेंट सो स्केर्ड ऑफ कॉकरोचेस, इतनी क्यों सरकार डरी हुई है हमसे। बट दिस डिक्टेटोरियल बिहेवियर इज़ ओपनिंग द आइज़ ऑफ इंडियाज़ यूथ। और ये जो मोदी सरकार, ये जो तानाशाही कर रही है, इसका उल्टा असर हो रहा है। देश के जो युवा हैं उनकी आंखें खुल रही हैं, आंखें खुल रही हैं। और भी बहुत से संकेत दिए हैं जिससे सरकार कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आफत के तौर पर इस पार्टी को देख रही है, जो चंद दिन पहले स्थापित की गई सोशल मीडिया पर। अब दोस्तों, असली सच ये है कि जिस तरह से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को युवाओं का समर्थन मिल रहा है, पिछले 6-7 दिनों में इंस्टाग्राम पर तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर यूथ जुड़ चुके हैं, 22 मिलियन, और हो सकता है ये संख्या 2.5 करोड़ तक जाए जब तक कि आप खबर देखें। अब इतने फॉलोअर तो ना बीजेपी के हैं ना देश में किसी पार्टी के, बल्कि आधे भी नहीं हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है, एक संकेत है कि यूथ, खासकर जो बेरोजगार है या खाली है, किस तरह से शहर शहर, कस्बे कस्बे में यूनाइट होता चला जा रहा है। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक जिनसे मैंने बातचीत करी, योगेंद्र यादव जी, इनका ये कहना है कि अगर इन युवाओं को, ये जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, अगर इन्हें सही दिशा मिल गई तो फिर इन युवाओं में, इस युवा ऊर्जा में तख्ता पलटने का भी दम है, व्यवस्था बदलने का भी दम है। ये जो लोग कह रहे थे कि सब मोदी जी के भक्त बन गए हैं, ये देश में कोई विरोध नहीं है, पता नहीं मीडिया को खरीद लिया है, बाकी लोगों को नशा दे दिया है, कुछ लोगों को राशन दे दिया है, पूरा देश सोया हुआ है, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। इस देश में करोड़ों लोग एक छोटे से सवाल पे अचानक खड़े हो सकते हैं। सवाल है, जरूरत है एक ऐसे विपक्ष की, जरूरत है ऐसे नेतृत्व की, जरूरत है ऐसे प्रतीक की जो कि इन्हें इकट्ठा कर सके। और ये जो इंटरनेट पे इकट्ठा हुआ है, उसका यदि 2% भी सड़क पे इकट्ठा हो जाए तो इस देश में बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तो मैं तो इसे एक अवसर के रूप में देखता हूं, इसे एक सकारात्मक चिन्ह के रूप में देखता हूं। और दोस्तों, एक और सच है, जिस तरह से ये युवा और ये जो युवाओं की पार्टी है सीजेपी, फॉलोअर्स जुड़ते जा रहे हैं, हर घंटे लाखों फॉलोअर जुड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने भी, आप चाहे बीबीसी देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, एसोसिएटेड प्रेस जैसी विदेशी एजेंसियां देख लीजिए, हर कोई अब इस पर फोकस कर रहा है कि ये गुस्सा जो है किस पर है, ये गुस्सा किसके खिलाफ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिस तरह से इन युवाओं का मैनिफेस्टो है, ये जो इनकी मांगे हैं, इनकी जो राजनीतिक सोच है, ऐसा मुझे लगता है कि
ना सिर्फ बीजेपी बल्कि देश की जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुख्य धारा की राजनीतिक दल हैं, उन सब की सोच को भी पीछे छोड़ दिया। यानी ये जो युवा शक्ति है, ऐसा लगता है कि सब कुछ, सारी राजनीतिक व्यवस्था को किनारे करके उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गई है या निकल रही है। अब योगेंद्र जी से मैंने आज कई सवाल किए हैं कि ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसको हम मूवमेंट कहें या मोमेंट कहें, क्या इसको हम आंदोलन कहें या फिर इसको एक क्षण कहें कि एक विरोध का क्षण है सोशल मीडिया पर। लेकिन इससे हम जुठला नहीं सकते कि करोड़ों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। इतने लोग पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं जुड़े हैं देश में। तो क्या ये आगे इनको कोई दिशा मिलेगी और आगे ये क्या करने जा रहे हैं? ये जो युवा शक्ति है ये आगे क्या करने जा रहे हैं? क्या हमको बांग्लादेश जैसा कोई मूवमेंट दिख सकता है, नेपाल जैसा मूवमेंट दिख सकता है जहाँ तख्ता ही पलट दिया युवाओं ने? क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है या फिर देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें से कोई इनको एक रास्ता देगा, दिशा देगा, ऐसा कुछ होगा? और सबसे बड़ी चीज़ कि आने वाले दिनों में देश में होने क्या जा रहा है? क्या वाकई राजनीतिक दिशा बदलने जा रही है? सुनिए, आप योगेंद्र यादव को सुनिए और योगेंद्र जी की एक एक लाइन में कुछ ना कुछ आइडिया छुपा है, कुछ ना कुछ सच्चाई सी छुपी हुई है। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो पार्टी बनती है चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी के बाद, कॉकरोच, और फिर उसी कॉकरोच को आधार बना के पार्टी बन जाती है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर घंटे इस पर हजारों युवा शामिल हो रहे हैं। कल शाम को जब मैं प्रोग्राम कर रहा था उस वक्त 20 मिलियन थे, 20.8। आज सुबह मैं उठा हूं तो 21 मिलियन थे, अब जो है 21.9 है। और पता नहीं ये 2.5 करोड़ पे रुकेगा, 3 करोड़ पे आंकड़ा रुकेगा, नहीं मालूम। लेकिन जो सवाल मेरा है वो ये है कि अगर कोई इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बढ़ रही है युवाओं की या बेरोजगारों की, तो भारत सरकार इतना चिंतित क्यों? मोदी शाह के माथे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? गृह मंत्रालय में बैठक हो रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रहा है कि ये इन्फ्लेमेटरी कंटेंट है, इसका ये आग लगाने वाला कंटेंट है। देश की आंतरिक सुरक्षा को इससे बहुत बड़ा खतरा है, इस पार्टी से। हास्यास्पद है दीपक भाई। क्या ये इन्फ्लेमेटरी है इस देश में ये कहना कि भाई पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि उधर भागे नहीं? क्या ये इन्फ्लेमेटरी है ये कहना कि दिन रात हिंदू मुसलमान ना किया जाए? क्या ये इन्फ्लेमेटरी है कि राइट टू इंफॉर्मेशन लागू किया जाए? क्या ये इन्फ्लेमेटरी है कि नीट के 22 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ न किया जाए और खिलवाड़ करने वाले मंत्री, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें? आप सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सबसे चिंता की बात यह है कि युवा लोग इसके प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। अरे, इस देश में युवा लोग किसी सार्वजनिक मुद्दे पे आकृष्ट हों, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए भारत सरकार की तरफ से कि इस देश के युवा इस देश के सार्वजनिक जीवन, राजनीति, भविष्य और लोकतंत्र के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। क्या इन्फ्लेमेटरी है इसमें? आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस की कल सुबह की रिपोर्ट के बाद से कुछ आया नहीं, क्योंकि अभी ढूंढ रहे हैं। कल आरएसएस वालों ने कुछ ने चलाने की कोशिश की कि इसके कितने 77% पाकिस्तानी हैं, इतने प्रतिशत बांग्लादेशी हैं। वो भांडा 1 घंटे में फूट गया, क्योंकि उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया कि इसके 95% भारतीय हैं, तो ये भांडा भी फूट गया। तो इसका मतलब है कि ढूंढ रहे हैं, मगर एक बात साफ है कि सत्ता घबराई हुई है। नहीं, मैं और वही जैसा मैं पूछूं, कहता घबराई हूं, क्यों है योगेंद्र जी? हाँ, घबराई क्यों है, घबराहट क्यों है? मोदी शाह खासकर घबराए हुए हैं। मैंने दो चीज मैं कहूंगा। पहले तो ये कि जो सत्ता चुटकुले से घबरा जाए, इसका मतलब है वो अपने आप में एक चुटकुला है। ज्यादा गंभीर आप देखिए, पूरी दुनिया का इतिहास देखिए, दुनिया भर में जो डिक्टेटर है, अथॉरिटेरियन सत्ता है, वो सामान्य विरोध से, विपक्ष से उतना नहीं डरती है। वो हमेशा ह्यूमर, सैटायर, व्यंग, चुटकुला, इससे डरती है। वो इससे डरते हैं कि कोई इनको कार्टून ना बना दे। कार्टून से डरते हैं क्योंकि खुद कार्टून है। बात गहरी है, चुभने वाली है शायद, लेकिन
दरअसल ये जो जितनी भी तानाशाही सत्ताएं होती हैं, बाहर से बहुत 56 इंची दिखाई देती हैं, अंदर से खोखली होती हैं। इनको पता है कि इनकी सत्ता जो है किन किन तिकड़म पे आधारित है, और ये तिकड़म पे सामान्य विरोध से काम नहीं चलता, लेकिन जो एक चुटकुला होता है वो अचानक इसमें छेद कर देता है। और मैं केवल भारत की बात नहीं कह रहा हूं, आपको याद होगा पाकिस्तान, जियाउल हक सत्ता के शीर्ष पे थे, कोई सवाल नहीं उठा सकता था, और एक इकबाल बानो लाहौर में एक गीत गाती है, हम देखेंगे, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरा वो गीत सुन के। और एक गीत मानो वहां पे एकदम उस विद्रोह को चिंगारी दे देता है। तो ये दुनिया भर में होता है। एक डिक्टेटोरियल सत्ता के विरोध हमेशा सामान्य तरीके से नहीं, कुछ प्रतीकों, कुछ इसके माध्यम से होता है, और दुनिया भर के डिक्टेटर जानते हैं कि उनकी सत्ता डंडे पे नहीं, उनकी सत्ता तिलिस्म पर आधारित है, और उस तिलिस्म को अगर कोई तोड़ता है तो उससे वो सबसे ज्यादा घबराते हैं। जी, जी। एक सवाल और, अगर हम अभिजीत दीप के जो इसके फाउंडर हैं, और भी उनके साथ कुछ युवा साथी हैं, उनका कहना है कि साहब चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा तो हमने तंज के तौर पे, सटायर के तौर पे, विरोध के तौर पे हमने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, और हमें नहीं भरोसा था कि रातों रात इसमें करोड़ों लोग शामिल हो जाएंगे और इतना व्यापक इसका विस्तार हो जाएगा इतनी तेजी से। क्या आपको ये एक विरोध का क्षण लगता है, ये प्रोटेस्ट का मोमेंट लगता है, या आपको लगता है कि आगे चलकर ये एक सीरियस पॉलिटिकल विकल्प भी बन सकता है, देश के युवा इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे हमने लद्दाख में देखा जब सोनम वांगचू ने वहां पर रैलीज की थी, धरने पे बैठे थे, या जो हम नेपाल में देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट में भी बदल सकता है? कुछ आपको इसमें गंभीर राजनीतिक विकल्प दिख रहे हैं? गंभीर है, लेकिन अभी से इसको राजनीतिक विकल्प मानना बहुत जल्दबाजी होगी। आपने बिल्कुल शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया, फिनोमिना। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही शब्द है, फिनोमिना है। ये मूवमेंट नहीं है, बस एक मोमेंट है। ये कोई पार्टी नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं ये पार्टी बन गई, जी, ये कोई पार्टी नहीं बनी है। इसको इंस्टाग्राम पे मैं भी फॉलो करता हूं, मैं कोई इसका मेंबर बन गया हूं, कतई नहीं बना हूं, बन जाऊंगा, बिल्कुल नहीं बनूंगा। और मैं समझता हूं लाखों करोड़ों ऐसे लोग होंगे। ये एक पार्टी नहीं है, ये एक पब्लिक है, ये कोई एक समुदाय नहीं है। अभी से ये केवल समाज का एक एक छोटा सा हिस्सा है, या दूसरी भाषा में कहूं तो ये आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ एक आह है, ये आक्रोश आग है। है। उसकी आह, आग नहीं, आह, हाँ। ये ओ आह माय है, आक्रोश है, उसकी अभिव्यक्ति है ये। देखिए सोनम वांगचुक ने जो किया वो सड़क पे किया था, लोग आके फिजिकली जुड़े थे। जो नहीं, नेपाल लेकिन में योगेन जी हुआ वहां था, भी सब लड़के ही थे, युवा ही थे। बाकायदा। तो इससे जो हमें समझ आता है वो ये कि इस देश के युवा वर्ग में एक बहुत गहरा, छुपा और दबा हुआ असंतोष है, जो किसी भी मोमेंट पे सामने आ सकता है। संदर्भ देखिए, इसका बहुत महत्वपूर्ण है जब ये चीज सामने आती है। आपने जिक्र किया, जी, नंबर एक, पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम, जो देश के कई लोगों के मन में ये नाउम्मीदी पैदा करता है कि अब चुनाव से कुछ नहीं होने वाला। अगर वो पश्चिम बंगाल में भी सब कुछ तिक्रम कर सकते हैं तो कहीं पे भी कर सकते हैं। दूसरा, नीट का एग्जाम, 22 लाख लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़, और उसके बाद सब कुछ जैसा सिस्टम चलता आ रहा है, पता लगता है 2 साल पहले सब कुछ पता था, कुछ काम नहीं किया, लेकिन किसी को सजा नहीं, कुछ नहीं, आराम से धड़ल्ले से सिस्टम चल रहा है। तो उसके प्रति एक एक छटपटाहट, और उसके ऊपर से घाव पे नमक छिड़कने वाला सीजेआई का बयान, जो कि बाद में उन्होंने कहा कि मिसअंडरस्टैंड किया गया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। तो ये सब चीजें मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाती हैं जिसमें अचानक एक चुटकुला, एक व्यंग, एक जी। प्रतीक, कटाक्ष। कटाक्ष एक तरह से बिल्कुल आग की तरह फैल जाता है। और ये होता है दुनिया में, है ना। कोई एक प्रतीक अचानक आपको लगता है, ये मेरी बात थी, ये कहना चाहता था मैं। यार मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं।
तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। तो इस संदर्भ में हम इसे देखें, इसको अभी से ये सब देखना, क्योंकि मैं देख रहा हूं मीडिया के ऊपर अन्ना आंदोलन से तुलना, सब कुछ तुलना, सब लोगों के, हर व्यक्ति का सपना और हर व्यक्ति का दुस्वप्न अब इसके अंदर आ रहा है। मैं समझता हूं ना उस सपनों को पालिए अभी कि देश में कोई वैकल्पिक राजनीति शुरू हो गई है, ना ही कोई दुस्वप्न पालिए कि कोई आम आदमी पार्टी दोबारा आ गई है, कई लोगों को इसके भी दुस्वप्न आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 2 करोड़ लोग हैं, इनमें तमाशबीन भी होंगे, इसमें खुराफाती भी होंगे, इसमें सिर्फ शुद्ध मजाकिया भी होंगे, और इसमें गंभीर आक्रोश भी होगा, इसमें गुस्सा भी होगा, इसमें बदलाव की तड़प भी है, सब कुछ है। तो जी इससे साबित सिर्फ ये होता है कि वो सत्ता जो कहती है कि इस वक्त देश में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, सब कुछ फिट है, सारा देश बिल्कुल प्रसन्न है, और देखिए तो बंगाल में क्या हुआ, सब कुछ हो गया है। तो ये जी जो वर्चस्व है सत्ता का, उस वर्चस्व के नीचे बहुत कुछ असंतोष है, जो कि उबल रहा है। तो यूं समझिए कि एक तरफ बर्तन है, आपने हांडी चढ़ाई हुई है, जो कि जिसमें जो सुलग रही है, जिसके नीचे आग सुलग रही है, हांडी उबल रही है, लेकिन ढक्कन उसके ऊपर ऐसा टाइट लगा दिया गया है व्यवस्था का कि कुछ जी भी कुछ भी भाप बाहर नहीं निकल सकती। तो फिर कहीं ना कहीं कोई सुराख होता है, उससे भाप बाहर निकलनी शुरू होती है। कुछ ये हो रहा जी है, बस ये हमें इससे देखना चाहिए। जी। थोड़ा सा और संशोधन कर दूं, योगेंद्र जी ने कहा कि 2 करोड़ लोग हैं, ये तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त 2 करोड़ 20 लाख है, और हो सकता है कि जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा, उसको आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो ये 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ में भी ये जा सकता है। बहुत तेजी से लोग आ रहे हैं, और ये जो तेजी है, इसी पर योगेंद्र जी मेरा अगला सवाल है कि इतनी तेजी से, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो यूथ की है, जिस तरह का डेटा सामने आ रहा है, और 95% इंडियंस हैं जिसमें ज़्यादातर यूथ हैं, क्या आपको लगता है कि इतना उतावलापन, इतना मतलब इसके प्रति आकर्षण, उतना आकर्षण बाकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, चलिए बीजेपी पर तो विरोध है ही, कटाक्ष है, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उनको भी क्या नकार दिया, और एक पूरी जो ये एक तरह की सोच सामने उभर कर आ रही है, क्या ये एक पॉलिटिकल सिस्टम से भी बच्चे खुश नहीं हैं हमारे देश के, जो युवा हैं जो घर पे खाली बैठे हैं, क्या एक चिढ़ है उनको इस राजनीतिक व्यवस्था से जिस वक्त है? इसे मैं उतावलापन नहीं कहूंगा, क्योंकि क्या हुआ है, हमारे हाथ में एक औजार आ गया है, मोबाइल फोन, जिसके जी ऊपर हम सब एकदम क्लिक कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लाख लोग इस वक्त और क्लिक कर रहे हैं। उसका जी परिणाम जो आता है वो लगता है कि कुछ धड़ाधड़ हो रहा है। पुराने जमाने में ये औजार हमारे पास नहीं था, लोगों के मन में फीलिंग्स, मतलब एक बात का पता किसी को 48 घंटे बाद लगता था, किसी को 48 दिन बाद पता लगता था। जी अब वो 48 सेकंड के अंदर पता लग रहा है। फर्क यही हो रहा है इस वक्त। मगर आप जो गहरी बात कह रहे हैं वो सोचने लायक है, जी कि क्या इस देश के युवा में जो असंतोष है, सरकार से तो गुस्सा है कि देखिए ये 2 करोड़ नहीं, लोग वो तो नहीं हो सकते मैं जो कह कि रहा हूँ, मोदी भक्त हैं। योगेन जी, सरकार की तो ऐसी तैसी कर ही रहे हैं, उस पर तो हम आगे आपके पास सवाल पूछेंगे, लेकिन जो बाकी विकल्प है, जो जो विपक्ष की पार्टियां, उनके प्रति भी उत्साह नहीं दिख रहा मुझे। सारा अ, जो आकर्षण है उस तरफ है, वो भी क्या बिल्कुल फेलियर है? सही कह रहे हैं। ये इसमें कहीं ना कहीं एक वैक्यूम है, सरकार से गुस्सा है, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ ओ और दिखाई दे रहा होता तो क्यों कोई किसी कॉकरोच के पास जाएगा, कॉकरोच को फॉलो करेगा। जाहिर है कोई एक वैक्यूम है। इस वैक्यूम को अभी आप ऑपोजिशन को नकारना ना समझें, क्योंकि संभव है कि ऑपोजिशन, ये जो 2 करोड़ लोग हैं, कल को यदि कोई ऑपोजिशन का लीडर एक इमेजिनेशन दिखाता है, अगर कोई ऐसा तरीका बनाता है जो कि इन लोगों की इस भावना से जुड़ सके, तो हो सकता है इंटरनेट पे वो कॉकरोच पार्टी वाले रहेंगे, लेकिन जमीन पे और वोट देते वक्त वो इन मुख्य धारा की किसी एक पार्टी के लोग बनेंगे, है ना। बिल्कुल संभव है ये चीज। अभी आज की तारीख में न मानिए कि ऑपोजिशन का रिजेक्शन है, लेकिन जरूर पहली नजर में इन लोगों को अपने गुस्से की अभिव्यक्ति का कोई और स्वाभाविक माध्यम दिखाई नहीं दे रहा।
दिखाई दे रहा होता तो ये नहीं करते। तो जाहिर है यहां पे एक सबक है ऑपोजिशन के लिए। मैं तो, क्योंकि इस पे काफी छिद्रान्वेषण हो रहा है, और जैसे मैंने कहा, लोगों के तमाम पुराने दुस्वप्न उनके पास वापस आ रहे हैं। मैं ऑपोजिशन से जितने भी लोग मोदी जी के प्रतिपक्ष में खड़े हैं, जिसमें मैं शामिल हूं, शायद आप भी शामिल हैं, उन तमाम लोगों के लिए मैं तो इसे एक सबक के रूप में देखता हूं, एक अवसर के रूप में देखता हूं कि देखो, ये जो लोग कह रहे थे कि सब मोदी जी के भक्त बन गए हैं, ये देश में कोई विरोध नहीं है, पता नहीं मीडिया को खरीद लिया है, बाकी लोगों को नशा दे दिया है, कुछ लोगों को राशन दे दिया है, पूरा देश सोया हुआ है, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। इस देश में करोड़ों लोग एक छोटे से सवाल पे अचानक खड़े हो सकते हैं। सवाल है, जी। जरूरत है एक ऐसे विपक्ष की, जरूरत है ऐसे नेतृत्व की, जरूरत है ऐसे प्रतीक की जो कि इन्हें इकट्ठा कर सके। और ये जो इंटरनेट पे इकट्ठा हुआ है, उसका यदि 2% भी सड़क पे इकट्ठा हो जाए तो इस देश में बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तो मैं तो इसे जी। एक अवसर के रूप में देखता हूं, इसे एक सकारात्मक चिन्ह के रूप में देखता हूं। एक इसी से थोड़ा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। जिस तरह से मैंने देखा विपक्ष के कई नेताओं से मेरी बात हुई, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वरना बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। उन्हें भी घबराहट है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, एक एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है, कोई अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहा है कि साहब उसकी बी टीम है, कोई कुछ कह रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस मतलब लाइन, कि चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी पर तो सारा विरोध है, लेकिन विपक्ष की पार्टियां भी घबराई हुई हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, वो जिस ढांचे में चल रही हैं, आज का युवा उस ढांचे से कहीं आगे निकल गया है? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके मैनिफेस्टो से कहीं आगे निकल गया, इनकी राजनीति से युवा कहीं आगे जा रहा है और इसलिए पसंद नहीं कर रहा किसी को भी? ये गहरा सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि ये विपक्षी दल क्यों घबराए हुए हैं इस बात से। जैसे सरकार के बारे में मैं कहता हूं, जो सरकार एक चुटकुला ना सह सके वो खुद एक चुटकुला है। और अगर विपक्ष ऐसे किसी मोबिलाइजेशन से घबराना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि उन्हें अपने आप में विश्वास नहीं है। ये जो 2 करोड़ लोग इंटरनेट पे जुटे हैं, इंस्टाग्राम पे जुटे हैं, बाकी चीजों के जरिए सोशल मीडिया से जुटे हैं, अगर विपक्ष उन्हें अपना वॉलंटियर नहीं के रूप में नहीं देखता, अगर विपक्ष उन्हें अपने खाली वोटर ही नहीं है तो वोटर से बढ़ के हैं, इस दो जी। करोड़ के पीछे हो सकता है 20 करोड़ और हो जो कि ऐसा जी। महसूस करते हो। ये 2 करोड़ तो आपके वोटर नहीं भाई, आपके वॉलंटियर हो सकते हैं, बशर्ते आप इनकी भाषा सीखें, बशर्ते आप इनके आक्रोश को समझें। मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है कि किस व्यक्ति ने शुरू किया, क्योंकि ये 2 करोड़ व्यक्ति किसी एक नेता के पीछे खड़े हुए कार्यकर्ता नहीं है इस वक्त। वो केवल एक भावना के साथ जुड़े हुए लोग हैं। ये जो अभिजीत दीपके जिन्होंने शुरू किया, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया में थे, कोई संदेह नहीं है। थे तो आम आदमी पार्टी के बारे में अच्छी बातें कहते थे, कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस और बाकी पार्टियों के बारे में बुरा कहते ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या फर्क पड़ता है इससे? मैं हैरान हूं, क्या ये 2 करोड़ 20 लाख लोग भी वही है क्या? क्या ये अभिजीत दिपके के क्लोन है क्या? 2 करोड़ 20 लाख लोग जो कि जानते भी नहीं, इनमें से काफी लोगों को तो दिपके का नाम भी नहीं पता होगा। जी। अगर जी। तो असली सवाल ये नहीं है कि अभिजीत दिपके कौन है, क्या उनका बैकग्राउंड था, कहां से आए थे, कम से कम क्रिमिनल तो नहीं है, जी हाँ। कोई देश तोड़ने पत्रकार वाली थे। राजनीति करने पत्रकार वाले थे तो और नहीं है। हाँ, बोस्टन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पब्लिक रिलेशन पे डिग्री ली है। जी जी, बाकायदा। तो इसमें क्या क्या दिक्कत की बात है, कौन सी घबराहट की बात है इसमें, है ना? और इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीति की समझ रखने वाला, राजनीति में रुचि रखने वाला और थोड़ी सी राजनीतिक प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति शुरुआत में किसी ना किसी पार्टी, किसी ना किसी नेता के साथ जुड़ता है। इसमें क्या जी। नई बात है, क्या इसमें घबराने की बात है? और ये जी। सोचना कि इसके पीछे कोई बहुत ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी होगी, मान लीजिए कॉन्स्पिरेसी है, तो क्या ये 2 करोड़ 20 लाख लोग उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है?
मैं थोड़ा सा सोचिए, मैं फिर ये कहना चाहता हूं, असली मैसेज ये है जो आपने कहा कि इस देश की राजनीति का ढांचा पुराना हो चुका है। जो युवाओं की आकांक्षा है, उनकी आक्रोश भी और उनकी आकांक्षा भी, दोनों उस पुराने ढांचे से आगे जाना चाहती है। जी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो कोई ऐसे अलग नहीं है। जितने भी जी मुद्दे उठाए इस देश की मुख्य धारा की राजनीति में उठ चुके हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने की मांग इस देश का विपक्ष का नेता कर चुका है। इसमें कुछ जी भी नई बात नहीं है। जी ऐसे कोई नए मुद्दे नहीं उठ रहे हैं जो कि इस देश की राजनीति के बाहर है, लेकिन उसे उठाने का तरीका, उसकी तत्परता, उसका मुहावरा और उसकी एक ऑथेंटिसिटी वो अलग किस्म की है। तो लोग वो चाहते हैं विपक्ष में देखना। और मुझे लगता है कि विपक्ष के वो तमाम नेता जो बैठ के घबरा रहे हैं, घबरा सिर्फ वही सकता है जो कमरे में बैठा हो, जिसको जी लगता है कि अरे बाढ़ आ रही है, आना तो बाढ़ को मेरी तरफ चाहिए था, पता नहीं वहां क्यों जा रही है, अब मैं क्या कर सकता हूं। जी जिसको ये विश्वास है कि मैं सड़क पे उतर के इस पानी को अपनी तरफ ला सकता हूं, उसे घबराने का कोई कारण नहीं। घबराना नहीं। जी। अब योगेन जी काफ़ी मैसेज दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, तृणमूल को, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे को, सबको एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये पानी आपकी तरफ भी आ सकता है, लेकिन आगे तो बढ़िए, घबराइए नहीं, ये बाढ़ नहीं है कोई। एक सवाल और यहीं पर योगेन जी, अब ये जो मैनिफेस्टो इन्होंने डाला, मैं इनकी वेबसाइट देख रहा था और उस पे भी लाखों सदस्य बन रहे हैं। उसमें 3-4 मुद्दे बड़े चौंकाने वाले हैं और दिलचस्प भी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वोट चोरी एक आतंकवाद जैसा अपराध है और अगर वोट चोरी की कोई बात आती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इशारा ज्ञानेश गुप्ता की तरफ, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। दूसरा, चीफ जस्टिस जो है, इस देश का जो सबसे बड़ा जज है, पूरी जुडिशरी का जो सबसे बड़ा मुखिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, इसको पोस्ट रिटायरमेंट कोई बेनिफिट नहीं, ये सिर्फ जुडिशरी तक ही सीमित रहे। तीसरा और भी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि अंबानी और अडानी के जितने चैनल्स हैं, जितने पब्लिकेशन हैं, ये इनसे सब छीन लिया जाए। अगर कॉकरोच जनता पार्टी, अधिक प्रतीकात्मक कहा गया है, अडानी और अंबानी के सारे चैनल्स के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए और जो गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स हैं, इनके खाते चेक होने चाहिए, संपत्तियां चेक होनी चाहिए। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं, ये बड़े चौंकाते हैं, क्योंकि ये जो फॉलोइंग है, ये सब पढ़ के ही ये फॉलोअर्स बन रहे हैं। तो क्या ये जो 3 बिंदु हैं, जुडिशरी, मीडिया और इलेक्शन कमीशन, इस पर ये जो एक विरोध और गुस्सा है यूथ का, ये आपको क्या बता रहा है? दीपक भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष काहे को चिंतित है, काहे को घबरा रहे हैं। भैया, वोट चोरी तो आपका दिया हुआ मुद्दा है। अगर इस देश का युवा उस मुद्दे पे आ रहा है, और तो आप चौंक के घबरा क्यों रहे हैं। देखिए, तीनों चीजें जो हैं, इसकी भाषा आप भूल जाइए। तीनों चीजें इस देश के डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तीन बिल्कुल स्तंभ हैं, तीनों चीज। अब ये कहना कि अडानी अबानी की चैनलों पे बैन लगा देना चाहिए, लोगों को लगेगा ये कैसे हो सकता है, इन एंकर्स की चेकिंग होनी चाहिए। मगर मैं इसको दूसरी भाषा में बता दूं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और क्रॉस मीडिया ओनरशिप पे बैन होना चाहिए। दुनिया का स्टैंडर्ड नियम है, दुनिया भर में इसे फॉलो किया जाता है कि अगर आपके पास अखबार है तो आपके पास टीवी नहीं हो सकता, टीवी है तो रेडियो नहीं हो सकता। क्रॉस मीडिया ओनरशिप पे बैन दुनिया में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एक स्तंभ माना जाता है। और दूसरा, अगर आप कुछ भी मीडिया ओनरशिप रखते हैं और आपके दूसरे भी इंटरेस्ट हैं, तो वो इंटरेस्ट सार्वजनिक किए जाने चाहिए। ये बिल्कुल एक न्यूनतम चीज है। और बिल्कुल दुनिया भर के डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट, डेमोक्रेसी पे सोचने वाले लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया पर जब पूंजी का कब्जा हो जाए, जिन लोगों का असली धंधा माइनिंग का है, जिन लोगों का असली धंधा पेट्रोल रिफाइनरी का है, जिन लोगों का असली धंधा पोर्ट बनाने का है, जब वो मीडिया भी चलाने लग जाते हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है, 100-200 करोड़ का नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, चवन्नी मेरी जेब से गिर गई, क्या फर्क पड़ता है, इससे मैं अपने बाकी धंधे चमका लूंगा। ये बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। दूसरी बात, जुडिशियल जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। ये माननीय आदरणीय अरुण जेटली भारत की संसद में कह चुके हैं इस बात को। कोई नई बात नहीं है, क्या बुरी बात है इसके अंदर, बिल्कुल होना चाहिए।
शर्म की बात है कि इस देश के जजेस रिटायर होने के बाद राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, आधे लोग इस कमीशन के अंदर उस कमीशन में चले जाते हैं। ये शर्म की बातें हैं इस देश के लिए, बिल्कुल इस पे बैन होना चाहिए। गवर्नर बन जाते हैं आप लोग और सारे लोग बैठ के कयास लगाते हैं कि जज साहब ये बोल रहे हैं, देखना इन्हें गवर्नरशिप मिलेगी। ये तो इससे जी मतलब डूब मरने की बात है इस देश के लिए अगर ऐसी चीजें होती है। बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं वो लोग। और वोट चोरी का सवाल, मुझे बहुत खुशी है कि इस सवाल पे इस देश के ये तो आप युवा ही का मुद्दा लोग है। अब अट्रैक्ट जी हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और ये तो ऑपोजिशन का उठाया हुआ मुद्दा है, ऑपोजिशन की भाषा है इस वक्त। अगर वो देश जी में नीचे तक जा रहा है, और ये मैं बार बार कह रहा हूं, आप जीत लीजिए चुनाव, आप जो मर्जी घोषणा करवा लीजिए चुनाव परिणाम में, लेकिन अब इस देश की जनता में और बीजेपी को वोट देने वालों में भी, आरएसएस परिवार वालों में भी अब ये मैसेज जा रहा है कि नहीं यार, कुछ हेराफेरी कर रहे हैं, मामला ठीक नहीं है। तो जी ये है, तो इस जो नीचे जमीन पे जो सेंटिमेंट है उसकी अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही है। और इस देश की डेमोक्रेसी को गहरा करने वाले संकेत हैं तो सब। चलिए, आपने कहा कि कम से कम बच्चे जो हैं सही दिशा में सोच रहे हैं, ये तो आपने स्वीकार किया और कुछ मुद्दे आपके भी उठा रहे हैं वो। कुछ लोग हो सकता है कल को ये कहते हैं कि योगेंद्र यादव जी की पार्टी है। एक और सवाल है जो ज़हन में आता है। मान लीजिए योगेंद्र जी, अभी ये 2.25 करोड़ के आसपास हैं, 2.5 करोड़, और 4-5 दिन में ऐसे ही बढ़ते रहे, ये बच्चे 8-10 करोड़ हो जाते हैं। तो क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मोदी के सिस्टम पर, मोदी और अमित शाह के की सरकार पर? अगर ये जनता, ये जो संख्या है समर्थन की ऐसे ही बढ़ती चली गई, तो फिर आप क्या देख रहे हैं आगे? किस तरह का कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं? एक सवाल मैं संख्या के बारे में कह दूं, और मुझे लगता है कि इनकी संख्या आर्टिफिशियली डाउन की जा रही है। ये अगर आप परसों तक देख रहे थे तो परसों प्रति घंटा इनका 1-1 मिलियन बढ़ रहा था। और उसके बाद जैसे ही उधर ट्विटर पे बैन लगा, इंस्टाग्राम पे बैन नहीं लगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे बढ़ने की गति एकदम कम हो गई आर्टिफिशियली। मैं जी, आपको बता सकता हूं, मैंने 3 दिन में 3 छोटे छोटे वीडियो बनाए। बाकी 2 वीडियो जो कि उससे रिलेटिवली कम स्ट्राइकिंग मुद्दों पे थे, उसकी व्यूअरशिप 1.5 मिलियन के करीब थी। और इस वाले की व्यूअरशिप घट के 3 लाख पे रुक गई। अच्छा, और एकदम बढ़ रही थी, रुक गई है। और ये आप और मैं जो बातचीत कर रहे हैं ना, इसमें जी, अगर आप कहीं कॉकरोच शब्द को टैग में डाल देंगे तो देखिए आपकी व्यूअरशिप के साथ भी यही होगा। तो जी, जी, तो ये बिल्कुल सिस्टमेटिकली हो रहा है। तो सरकार ने ट्विटर पे बैन लगा के महसूस किया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, इससे तो इन लोगों को ज्यादा लीवरेज मिल गया। तो अब ऐसा करो, अब फॉर्मली बैन मत लगवाओ, मेटा में किसी को फोन करो, इंस्टाग्राम में किसी को फोन करो और इनकी व्यूअरशिप को डाउन करवा दो, इनकी उसको। तो ये बिल्कुल सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। मेरा अपना मानना है कि ये सिर्फ वो जो अभिजीत कह रहे हैं कि इन पे अटैक करने की भी कोशिश हो रही है, उसके अलावा सबसे सिस्टमेटिक काम यही होता है और आप जानते हैं सब और खेल को। बार-बार, जी हाँ, बार-बार इनका अकाउंट भी हैक हो रहा है, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे के अकाउंट लिए। हैक करने की कोशिश जी, हो रही है और जी, जी, उसके साथ में ये जो नंबर्स को डिप्रेस करना, ये आप जानते हैं पुराना खेल है, इसमें कोई नई जी बात हाँ, नहीं है। मैं जी, कोई जी, ऐसा विशेष षड्यंत्र का आरोप नहीं लगा रहा हूं, बिल्कुल स्टैंडर्ड ये कंपनियां काम करती हैं। सरकार से फोन आता है, भैया इसको डाउन कर दो, दीपक शैडो शर्मा बैनिंग का कहते बहुत हैं इसे, ज्यादा जी बढ़ रहा है, हाँ। थोड़ा सा इनका व्यूअरशिप डाउन कर दो, एल्गोरिदम चेंज कर दो ताकि दीपक शर्मा की चैनल किसी को दिखाई ना दे। स्टैंडर्ड खेल होते हैं। जी, जो आप सवाल, तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो 2 करोड़ 20 लाख दिख रहा है वो हो ये 10 सकता है करोड़ है। 3 करोड़ 4 करोड़ हो वास्तव में, जिसकी केवल संख्या कोई मैनिपुलेट किया जा रहा हो, लोग जा जाके क्लिक कर रहे हैं लेकिन वो संख्या में रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये संभव है। अगर ये और बढ़ता है तो क्या होगा? देखिए, किसी भी ऐसे फिनोमिना, मैं वापस उसी शब्द पे आता हूं, फिनोमिना, ये एक स्वतः स्फूर्त विस्फोट है। इस विस्फोट से क्या सिर्फ गुबार उछलेगा और उसके बाद सेटल हो जाएगा? हाँ, ज्यादातर तो यही होता है। या कि इस विस्फोट से कोई ऊर्जा निकलेगी जो ऊर्जा किसी एक दिशा में लेके जाए, यही सबसे बड़ा सवाल होता है। और क्या वो दिशा सही होगी, या कि अंत में आके वो भी बिल्कुल वही काम करने लग जाएंगे, चले थे राजनीति को बदलने और राजनीति आपको बदल देगी। ये काम होते हैं, ये काम हुए, ये खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन ये सब चीजें तब होती हैं जब इसे, इस ऊर्जा को
बदलने की कोशिश हो, एक तरह की ऊर्जा को एक राजनीतिक संगठन में। अभी तो ये समुदाय भी नहीं, इस बिखरे हुए समाज को समुदाय में बदलना, समुदाय को संगठन में बदलना, संगठन को राजनीति में लाना और उसको फिर गवर्नेंस में बदलना, ये इतने कदम है जिसमें से 100 लोग साथ चलते हैं तो आखिर में 2 लोग बचते हैं, है ना। ये अनुभव मैंने भी किया है, जानता हूं ये बहुत कठिन जी। चीजें हैं और अभी से इसके बारे में कयास लगाना कठिन है। मैं केवल इतना अभी कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा इस देश में है, ये बात तो साबित हो गई है। जी। आक्रोश है, ऊर्जा है, उसको दिशा कौन देगा, कैसे देगा, ये वक्त बताएगा। एक आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि आप ही एक उसके लिए मुफीद एक गेस्ट हैं, क्योंकि आप सेफोलॉजिस्ट थे, चुनावी राजनीति समझते थे 40 साल से, है ना। फिर आम आदमी पार्टी का आपने उदय, स्थापना सब देखी। शुरू में आप उसके एक बहुत ही जाने पहचाने चेहरा भी थे, तो आम आदमी पार्टी के मूवमेंट को भी आपने अंदर से देखा है। अब मैं जानना चाहूंगा, एक एक्सपीरियंस पॉलिटिकल कमेंटेटर, एक सेफोलॉजिस्ट, एक राजनीति को समझने वाला व्यक्ति जिसकी इस देश में बड़ी मान्यता है, स्वीकार्यता है, आप अभिजीत दीपके को या उनके साथ जो बच्चे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अब आगे व्हाट शुड बी देयर नेक्स्ट स्टेप, उनको क्या करना चाहिए? अ, कहीं मतलब ये देखिए, नेगेटिव ना हो जाए सब कुछ। उन्होंने अभी तक जो कुछ किया है वो जो मैं कर सकता था उससे तो ज्यादा किया है, तो मैं कौन होता हूँ सलाह देने वाला। एक बुजुर्गों वाले सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति की तरह मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि भैया ऐसा देखिए, सरकार मौका ढूंढ रही होगी। अभी तो आपने कुछ भी नहीं कहा और इन्फेमेटरी बता दिया गया है, तो ऐसी चीजों के बारे में बहुत बहुत सावधान रहिएगा जिससे सरकार को वो मौका मिल जाए जिस मौके की तलाश में है। कोई बहाना चाहिए इनको, कोई ना कोई ऐसा बहाना ना आप दीजिए ना आपके समर्थन में खड़ा हुआ अभी दीप के सुने ना सुने, लेकिन जो लाखों करोड़ों लोग इस विचार के साथ हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी ऊल जलूल हरकत ना हो जिससे कि मौका मिले सरकार को वो कहने का जो कहने के लिए ललायत, किसी तरह से इसको बदनाम करने के लिए जो खोजा जा रहा है, लेंस लेके सरकार खोज रही है, खुर्दबीन लेके खोज रही है, उसको ऐसा मौका ना दे। एक तो ये छोटी सलाह। दूसरा ये है कि ये जो ऊर्जा आई है, इस ऊर्जा का 10%, केवल 10% को भी यदि कोई भी, चाहे वो अभिजीत दीपके हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे जो भी हो, इस ऊर्जा के 10% को भी यदि कोई भी एक संगठित ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है तो वो इस देश की राजनीति को दिशा दे सकता है, बदल इस सकते हैं। तानाशाही सरकार को उखाड़ सकता है लोकतांत्रिक और शांतिमय तरीकों से। जी। योगेंद्र यादव थे, और योगेंद्र यादव ने जाते जाते जो सलाह दी बहुत इंपॉर्टेंट है। योगेंद्र जी की सलाह, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है सफ़ेद दाढ़ी है, लेकिन ये सफ़ेद दाढ़ी का ही, इस तजुर्बे का ही एक करिश्मा होता है जब इस तरह की सलाह वो दी जाती है ठंडे जहन से। उनका ये कहना है कि पहले तो कोई गलती ना करें, नो मिस्टेक, नो ब्लंडर। और वैसे अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, अभिजीत दीपके ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में धरने प्रदर्शन इस तरह के शुरू हो गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और इस तरह के जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें वायलेंस भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये हमारा एजेंडा नहीं है, प्लीज कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नाम से इस तरह के प्रदर्शन उग्र मत करिए, सड़कों पर मत आइए, क्योंकि हमने अभी तक कुछ तय नहीं किया। तो एक तो कह रहे हैं कि गुस्सा जाहिर करिए, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन धीरज और संयम के साथ। और दूसरा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, ममता बनर्जी, शरद पवार, स्टालिन, सबको इनका एक मैसेज है कि अगर 10% ऊर्जा भी ये टैप कर लिया आपने, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसको दिशा दे दी, इसको संगठन में बदल दिया, तो फिर कुछ भी हो सकता है, शामत भी आ सकती है किसी की। उन 2 लोगों की जो पिछले इतने बरसों से 2014 से राज कर रहे हैं। सत्ता भी पलट सकती है, तख्ता भी पलट सकता है, देश की राजनीति की दशा दिशा भी बदल सकती है। योगेंद्र जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सर आते रहिए और थोड़ा सा चीज़ों को एनलाइटन करते रहिए, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। मार्गदर्शन की सबको ज़रूरत है।
Thank you so much. Thank you so much for joining this program.